हाँ जी, और आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भी कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन है वो है 6.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसको वो रिड्यूस करके 5% तक लेके आना चाहते हैं। जिसकी वजह से जो आईआरसीसी या जो कनेडियन गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो, मार्क मिलर, जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं कनाडा के, वो अलग अलग चेंजेस लाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। उसी के चलते अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 2 और चेंजेस बहुत ही बड़े कनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रायर अनाउंसमेंट नहीं थी, एकदम से उनको अनाउंस कर दिया गया। आज की इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार 2018 से पहले कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती थी। उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग टाइम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लाइक 3 से 4 महीने लग जाते थे डिसीजन आने में कि भाई स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। और साथ साथ जो सक्सेस रेट था, जो अप्रूवल का रेट था, वो 65% था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसीलिए 2018 में कनेडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कैटेगरी लॉन्च की थी, जिसका नाम था स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम कैटेगरी, मतलब एसडीएस कैटेगरी। अगर कोई पर्सन इस कैटेगरी के अंडर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम देनी होती थी। सिर्फ काम के डॉक्यूमेंट्स देने होते थे, जैसे कि ऑफर लेटर, जीआईसी, एसओपी वगैरह सबमिट करनी है, और उसके अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट्स अपने एकेडमिक्स के, और हिसाब किताब बढ़िया था। साथ के साथ इस कैटेगरी के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, लाइक पहले 3 से 4 महीने लगते थे। इस कैटेगरी के अंदर अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो 17 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते मैक्सिमम, कुछ लोगों का तो 1-1, 2-2 दिन में भी स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो जाता था। और साथ के साथ ओवर द टाइम पता लगा कि इस कैटेगरी का जो सक्सेस रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, लाइक 85%। मेरे को याद है मेरा स्टूडेंट वीज़ा मैंने इस एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई किया था, 17 डेज़ के अंदर अप्रूव हो गया था। मेरी जो वाइफ हैं जैस्मिन, उनका 2 दिनों के अंदर वीज़ा आ गया था। मैंने जब पढ़ाई की थी, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, किसी का 5 दिन में, किसी का 6 दिन में, किसी का 10 दिन में स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का अप्रूव हो गया था। लेकिन 4 दिन पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई 8 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम है उसको बंद किया जा रहा है। तो बेसिकली 8 नवंबर 2024 के बाद अगर आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप एसडीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब से वो क्लोज हो चुकी है। आपको जनरल प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम है। तो अब से जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई आप अपनी होम कंट्री से कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए क्यों आना चाहते हो। अभी ये करने का जो रीज़न है कनेडियन गवर्नमेंट बता रही है वो ये है कि भाई ये जो एसडीएस कैटेगरी थी ना, ये सिर्फ 14 कंट्रीज़ के लोगों के लिए थी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, फिलीपींस, इसके अलावा और कुछ कंट्रीज़। तो इन्हीं कंट्रीज़ से लोग अपना एसडीएस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, जिसकी वजह से उनको बड़ी आसानी से अपना स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता था कनाडा का। लेकिन जो इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस से ही जाना पड़ता था, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो चीज़ों को फेयर रखने के लिए सरकार का ये बोलना है कि भाई अब ये कैटेगरी बंद कर दो। अब पूरी दुनिया से अगर कोई भी कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा, चाहे वो इन 14 कंट्रीज से है या फिर रिमेनिंग कंट्रीज से है या फिर दुनिया के किसी भी कोने से है, उसको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू ही जाना होगा। काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये पूछ रहे थे कि अगर मैंने अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा एसबीएस कैटेगरी के अंडर ही 8 नवंबर 2024 से पहले अप्लाई कर दिया था, लाइक 5 तारीख को, 6 तारीख को, या फिर 1 नवंबर को अप्लाई कर दिया था, तो मेरा क्या होगा, अप्रूव होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन तो अभी तक आया नहीं है। तो कनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 8 नवंबर 2 PM से पहले अगर आपने कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा एसडीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया था तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो एसडीएस कैटेगरी के रूल्स के हिसाब से ही की जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 8 नवंबर 2024 के बाद अगर आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। जो इजी तरीका था एसडीएस कैटेगरी वाला वो अब नहीं रहा, इट इज़ नो मोर, उसको बंद कर दिया गया है। उसके अलावा यार बहुत बड़ा दूसरा चेंज जो कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है वो है विजिटर वीज़ा को बंद कर देना। मतलब एग्जैक्टली विजिटर वीज़ा को बंद नहीं किया, लेकिन जो मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा था 10 साल का जो मिलता था उसको उन्होंने बंद कर दिया है। मतलब अब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी अपना
कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, घूमने आना है या फिर किसी ब्रदर को मिलना है या फिर कोई कज़न की शादी है या फिर जो भी चीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोगों को, मतलब 99.9% लोगों को मल्टीपल एंट्री 10 साल का वीज़ा मिल जाता था कि भाई जितनी मर्जी बार कनाडा के अंदर एंटर करो ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। लेकिन अब से वो नहीं होगा। अब से क्या होगा कि यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करेगा कि भाई किसको मल्टीपल एंट्री देना चाहिए या फिर किसको सिंगल एंट्री वीज़ा देना चाहिए। और साथ के साथ ड्यूरेशन भी अब अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध सबको भाई साहब 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते रहो और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई साहब हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया हो रखा है। ऐसा अब से नहीं होगा। तो अब से बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अभी वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स होने वाले हैं। तो उन पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको किस टाइप का विजिटर वीज़ा मिलेगा। इसका भी रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग कनाडा आ जाते थे विजिटर वीज़ा लेके, यहाँ पे आके अपना कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते थे कि विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट पे किस तरीके से हम कन्वर्ट करा सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट सर्च करोगे ना, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह दिख जाएंगी। तो लोग यही कर रहे थे, जिसकी वजह से टेम्परेरी रेजिडेंट्स की कनाडा के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। मतलब वर्क परमिट होल्डर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही थी, जो अब कनेडियन गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है। तो सबसे पहला फैक्टर है यार पर्पस ऑफ विजिट, कि भाई आप कनाडा आना क्यों चाहते हो, आपका कनाडा आने का क्या रीज़न है। अगर किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए कनाडा आना चाहते हो, जैसे कि पेरेंट्स कॉन्वोकेशन को अटेंड करने के लिए आते हैं, या फिर किसी बच्चे का बर्थडे है, किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव का बर्थडे अटेंड करने के लिए आना चाहते हो, या फिर कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए आना चाहते हो, या फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह हो रही है आपकी कंपनी करवा रही है, तो वो अटेंड करने के लिए आना चाहते हो, तो वो तो एक ही बार होना है। तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आओगे तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद यार दूसरा फैक्टर आ जाता है प्रूफ ऑफ फंड्स, कि भाई आप अपने फंड्स कितने शो कर रहे हो जब आप अपने कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि आप बार बार कनाडा से एंटर एग्जिट कर पाओ, तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्यों दिया जाएगा और इतने लंबे ड्यूरेशन का क्यों दिया जाएगा। तो प्रॉब्ली अगर कम फंड्स शो करोगे तो सिंगल एंट्री मिलेगा वीज़ा, तो भाई ये हिसाब किताब रहेगा। उसके बाद बात आ जाती है यार मेडिकल कंडीशन की। हो सकता है कि आपकी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन हो या फिर कोई डिजीज़ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो बार बार कनाडा आना जाना सपोर्ट ना करता हो। तो मेडिकल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बंदे को किस टाइप का विजिटर वीज़ा मिलता है। उसके बाद यार सबसे ज़रूरी फैक्टर आ जाता है जो कि है टाइज टू योर होम कंट्री। तो बेसिकली जब आप कनाडा का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा, उसमें आपको ये शो करना होता है कि भाई जब मैं कनाडा आऊँगा, जिस भी काम के लिए आ रहा हूँ, चाहे पढ़ने आ रहा हूँ या फिर घूमने फिरने आ रहा हूँ या फिर अपने कोई कज़न की या फिर कोई ब्रदर की शादी अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ या फिर कुछ भी रीज़न है, कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ, तो वो कर कुरा के मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला जाऊँगा। अब ये प्रूव करने के लिए आपको अपनी होम कंट्रीज़ के साथ टाइज दिखाने होते हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी होम कंट्री से जुड़े हो। कोई प्रॉपर्टी है या फिर कुछ फंड्स हैं या फिर फैमिली आपकी वहाँ पे रहती है। बहुत सारे आपको रीजंस देने होते हैं। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई मेरे को तो अपनी होम कंट्री में वापस जाना ही पड़ेगा जब कनाडा में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करना होगा, तब जाके आपको विजिटर वीज़ा मिलेगा, वरना रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यार एक ज़रूरी फैक्टर आ जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। तो बेसिकली अगर आपने अपनी होम कंट्री से इंटरनेशनली किसी और कंट्री में बाहर ट्रैवल नहीं किया है अभी तक, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ये बताने के लिए कि जब मैं अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री में जाता हूँ तो जो काम करने के लिए गया हूँ वो करके मैं वापस आ जाता हूँ। अगर ऐसा 2-3 बार हो रखा होगा ना, तो आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे वो डिपेंड करेगा कि भी आपको मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री या फिर कितनी ड्यूरेशन का मिलता है, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। और हाँ यार, एक और बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आपके पासपोर्ट पे कितने रिफ्यूजल्स हैं। मतलब आपने फलाना कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई किए थे, लेकिन आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट होगी। तो अगर 2-3 रिफ्यूजल्स आ चुके हैं, लेटर से यूएस ने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था, या फिर सिंगापुर ने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था, या फिर किसी फलाना कंट्री ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उस केस में अगर आप फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अनटिल कोई बहुत ही बढ़िया कंसल्टेंट है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से जो कनेडियन वीज़ा का सिस्टम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस की तरह होता जा रहा है, जिसमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होती है, अच्छे खासे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर्पस दिखाना होता है, जस्टिफिकेशन देनी होती है कि भाई आप कनाडा के अंदर या फिर उन कंट्रीज़ के अंदर क्यों आना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से जो कनाडा है वो भी उसी रास्ते पे चल चुका है। अब यार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इतने सारे कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर
चेंजेस आ क्यों रहे हैं? पिछले 1-1.5 साल से भाई साहब लगातार कभी जस्टिन ट्रूडो, कभी मार्क मिलर हर महीने कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं, कोई ना कोई चेंज ले आते हैं। कभी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को मुश्किल कर दिया, आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। कभी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मुश्किल कर दिया, बैचलर्स या मास्टर्स करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का भी सिस्टम लेके आए थे काफ़ी टाइम पहले। अब ये SGS कैटेगरी और विजिटर वीज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया, मतलब बंद कर दिया। हर महीने इंडो कनेडियन यूट्यूबर्स को कोई ना कोई बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाता है वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो यार, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कनेडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है। जितनी हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हो रखी है। वो चाहते हैं 5% होनी चाहिए, लेकिन वो हो रखी है 7%। तो ओवर द टाइम उसको वो रिड्यूस करना चाहते हैं। इसकी वजह से अंदर के जो लोग हैं उनको परमानेंट कर दो, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका आना बंद कर दो। सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो बंद कर दो, या फिर जो भी तरीके हैं उनको मुश्किल कर दो, ताकि टेम्परेरी रेजिडेंट्स की कनाडा के अंदर पॉपुलेशन कम हो पाए। क्योंकि जो कनेडियन लोग हैं वो इमिग्रेंट्स को लेके परेशान है, टेम्परेरी रेजिडेंट्स को लेके परेशान है कि भाई ये हमारी जॉब्स खा रहे हैं, ये हमारे घरों के अंदर रह रहे हैं, इनकी वजह से कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन आ रखी है, क्राइसिस आ रखी है हर एक तरीके की, तो इनको बंद करो। बाकी आपको पता ही है कि यार इतने सारे चेंजेस आते रहते हैं, कब क्या नया चेंज आ जाए हमें नहीं पता रहता, जिसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड आशीष भाटिया हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। मतलब एक फॉर्म है वो आप फिल आउट कर सकते हो। तो जब वो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट। बाकी 24 अक्टूबर 2024 को जो कनेडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस किए थे उनके बारे में आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कनाडा के अंदर PR शेयर लेके बैठे हो, हिसाब किताब एकदम बढ़िया है और घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।